ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज योर सॉल्यूशन एंड qualitative property. This is second chapter of our textbook and this is also second chapter of physical chemistry. This is one of the chapter of physical chemistry. ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। ठीक है कि पूरे इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं, एंड इट्स टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है। और वेपर डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है हमें। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों को 4 तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। फिर उसके बाद हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, देन फाइनली हमें पढ़ना है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हमें एक और भी टॉपिक जानना है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है। ठीक है। So these are the topics that we will discuss in this chapter. ठीक है। So let us start with the first topic, which is your solution and its type. ठीक है। सबसे पहले हमें जानना है कि सॉल्यूशन कहते किसको है। ठीक है। सॉल्यूशन
is a type of homogeneous mixture in which individual identity of component is lost। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन किसको कहते हैं। आपने क्लास 9th में मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, जिसमें कंपोनेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाए। ठीक है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, जिसमें कंपोनेंट का आइडेंटिटी लॉस नहीं हो। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, देन वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द पार्टिकल्स ऑफ सैंड which is lying inside the water, then this type of mixture is what, this is your heterogeneous mixture। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेट अस एज्यूम कि we are adding some sugar in water, then after some time what will happen, the nature of particle, the identity of sugar will be lost after some time। कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि शुगर के पार्टिकल्स जो है उसमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो याद रहना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट इज लॉस्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूशन डजंट मींस ओनली द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब सिर्फ वाटर के ही मिक्सचर को, मतलब सिर्फ लिक्विड को ही सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, सॉल्यूशन में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सो देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहेंगे, और दूसरे वालों को क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज योर सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि मतलब कौन से किस कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे और कौन से कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, तो कन्वेंशनली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिसाइड करने का कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बट ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वैसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो, ठीक है, मींस दोज कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, दैट इज रिगार्डेड एज योर सॉल्यूट, and the component which is present in heavy amount that is known as solvent। ठीक है, जो कम अमाउंट में होगा वही क्या कहलाता है, सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूट किसको कहेंगे, कंपोनेंट which is present in less amount।
ठीक है, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट किसको कहेंगे? कंपोनेंट which is present in heavy amount, ठीक है, मतलब जो हैवी अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस एज्यूम, दो मैं केस ले रहा हूं, ठीक है, दोनों में बताना है आपको कि सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। लेट अस एज्यूम इन फर्स्ट केस वी हैव 40% weight by weight let us assume कि we have a solution of 40% by volume of KOH, ठीक है, मतलब एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है KOH का कितना है? 40% है, ठीक है। रिमेंबर कि सॉल्यूशन ऑफ 40% बाय वॉल्यूम ऑफ KOH का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें 40% क्या है? KOH है, और बाकी के सारे क्या है? वाटर है, ठीक है। मतलब कि तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 40% जो है वो KOH है, और बाकी के जो 60% है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों में ज्यादा कौन सा है? ज्यादा वाटर है यहाँ पे। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट। सो हियर दिस KOH इज रिगार्डेड एज योर सॉल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट, ठीक है। जस्ट इसी को थोड़ा सा हम लोग रिवर्स भी करके देख सकते हैं। Let us assume now we have 60% percentage by volume of KOH. Again we have other solution in which percentage by volume of KOH is 60%, ठीक है। So what is the meaning of this? It means that inside the solution we have 60% of potassium hydroxide and rest is water, means 40% we have H2, ठीक है। So now we can easily decide which one is solute and which one is solvent. You can see that this KOH is present in heavy amount and this water is present in less amount, ठीक है। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा? This is regarded as solvent and this is regarded as solute, ठीक है। So you can see that same substance may be solute or may be solvent depending upon different situation, ठीक है। तो कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस को हम डिसाइड कर सके कि आइदर इट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। बट पहचानने का तरीका यही होगा हमारा पूरे चैप्टर में कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। Next is
types of solution on the basis of solvent and solute। ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे जितने भी सॉल्यूशन है उनको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट solution has been divided into 9 parts। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जितने भी सॉल्यूशन होंगी उनको टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन से होंगे 9 पार्ट्स देखते हैं हम लोग। एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कौन से होंगे। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में। ठीक है, ठीक है, और तीन क्या क्या हो सकते हैं कि सॉल्यूट जो है वो गैसियस फेज में ही हो। ठीक है, और सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी सॉलिड ही हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो। तो आप देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। एंड ब्रास इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर ब्रास। ठीक है, मतलब ब्रास क्या होगा, दिस इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एटम्स ऑफ जिंक एंड कॉपर सेपरेटली इन केस ऑफ ब्रास। ठीक है, ब्रास में आपको कभी भी जिंक या फिर कॉपर के एटम सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए एंड सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या होना चाहिए, हमारा सॉलिड होना चाहिए। सो solution of
शुगर एंड वाटर। ठीक है, मतलब क्या किया, वाटर में हम लोगों ने कुछ शुगर को मिक्स कर लिया। ठीक है, तो वाटर क्या है हमारा, वाटर इज सॉल्वेंट एंड दैट इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, और सॉरी शुगर क्या है हमारा, शुगर इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्या है कि गैस में हमारा क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, आयोडीन इन एयर। ठीक है, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है दे कंटेन सम पार्टिकल्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड इसका भी ले सकते हैं, सॉलिड में मर्क्यूरी इन अमलगम। ठीक है, अमलगम ये सिल्वर का भी हो सकता है। ठीक है, आप अमलगम की जगह पे आप सिल्वर भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरी इन सिल्वर। ठीक है, थर्ड वन इज लिक्विड और लिक्विड, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी लिक्विड में किसी लिक्विड को आप मिक्स कर दीजिए जिससे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, इसके बाद लिक्विड इन गैस, H2O इन एयर। ठीक है, मतलब H2O इन एयर का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं एंड दीज गैसेस कंटेन सम मॉइस्चर व्हिच इज ड्रॉपलेट्स ऑफ, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर हमारा यहाँ पे लिक्विड है एंड दिस इज प्रेजेंट इन एयर व्हिच इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, गैसेस इन सॉलिड। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं H2N, PD, Ni। ठीक है, these are the metals which contain some particles of hydrogen gas। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, these all are metals and this is hydrogen gas। ठीक है, so this is an example in which gas is solute and solid is solvent। ठीक है, next is गैसेस इन लिक्विड, ये भी लिख सकते हैं CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर भी लिख सकते हैं या फिर O2 इन वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वाटर कंटेन सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैसियस स्टेट में है हमारा। नेक्स्ट इज गैसेस एंड गैसेस। ठीक है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी तरीके की दो गैस को आप मिक्स कर देंगे, सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स ऑफ एनी गैसेस इंडिविजुअली। ठीक है, किसी भी दो गैस का नाम लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ही चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, दोज टर्म्स विच कैन डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वैसे टर्म्स जो किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वॉल्यूम रिलेटेड, एंड सेकेंड वन इज मास रिलेटेड। ठीक है, दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकेंड वन इज मास रिलेटेड। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस V अपन V। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, मोलारिटी, एंड फोर्थ वन इज नॉर्मलिटी। ठीक है, मास डिपेंडेंट कौन कौन से होंगे, परसेंटेज बाय वेट W/W, देन मोल फ्रैक्शन, then molality, and then finally parts per million। जिसको हम लोग सिंपली ppm से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। आपको याद होगा कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं सबके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11th में। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, डील नहीं करना है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे टॉपिक्स, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ये जानना है कि वाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, मतलब एक को वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, और दूसरे को मास रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे और कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर द टर्म्स विच इज मास रिलेटेड एंड दीज आर द टर्म्स विच आर वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मास कभी भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकता है क्या। ठीक है, मास कभी भी चेंज कर सकता है क्या, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या,
वॉल्यूम ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें, ठीक है, तो मास में कभी भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? यस, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जितने भी टर्म्स हैं दिस ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, और ये जितने भी टर्म्स हैं दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, थैंक यू।